हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 50 एमसीक्यू आपकी पोएम फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो के जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। इस पोइम में आपको पता है कि ये एक छोटी सी कविता है जो कि एक सिंपल मूवमेंट, एक साधारण से क्षण का वर्णन करती है, परंतु उसका अर्थ बहुत गहरा है। एक कौवा धतूरे के पेड़ पर, जो धतूरा होता है हेमलॉक ट्री जिसको बोला गया है इस पोइम में, तो क्रो उस पर बैठा हुआ है पेड़ पर और बर्फ़ की धूल कभी पर झड़ा देता है, कभी अभी तक दुख और पछतावे में खो करके दिन का बहुत सा भाग व्यर्थ गवा बैठा है, परंतु अब उसका मूड बदल गया है बर्फ़ के उसके ऊपर गिरने से, और वो दिन का जो शेष भाग है उसको किसी उपयोगी कार्य में, यूजफुल एक्टिविटी में वो लगाना चाहता है। तो चलिए इसके एमसीक्यू देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, द नेम ऑफ द पोइट ऑफ दिस पोइम डस्ट ऑफ स्नो इज। इस पोइम के पोइट कौन है? तो आपको पता होना चाहिए। सभी पोइम के जितने भी पोइट हैं सबके नाम आपको पता होना चाहिए आपके सिलेबस में। तो बहुत ही फेमस रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं इसके कवि है, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री। कौवे ने हेमलॉक ट्री, धतूरे का जो पेड़ है, उससे क्या किया? इट शुक द स्नो, उसने इसकी बर्फ गिरा दी। इट एट्स इट्स लीव्स, या इस कौवे ने इसकी पत्तियां खा ली। इट सेट ऑन इट, ये इस पर बैठा हुआ था। इट शुक इट, या इस कौवे ने इसको हिला दिया। तो इस पोइम में बताया गया है, इसका राइट आंसर है फोर्थ वाला, इट शुक इट। कौवे ने उस हेमलॉक ट्री को हिला दिया, और हिलने के बाद जो हुआ वो आपको पता है। थर्ड क्वेश्चन है, द ट्री देन हैड ऑन इट। पेड़ पर तब क्या था? पेड़ पर क्या चीज़ रखी हुई थी? तो आइस थी, स्नो थी, वाटर थी। तो आइस नहीं है, जैसा कि इसका नाम है इस पोइम का, डस्ट ऑफ स्नो, तो स्नो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द पोइट देन। कवि तब कहाँ था? यानी जो इस पोइम में सिचुएशन बताई गई है, उस सिचुएशन में कवि कहाँ था? अंडर द बनियान ट्री, अंडर द लेबनम ट्री, अंडर द हेमलॉक ट्री, अंडर द पपाया ट्री। तो आपको किसी भी पोइम की हर कंटेंट का एक एक चीज़ का पता होना चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्टिव के आंसर दे पाएंगे। यहाँ आपको सिंपल लग रहा होगा क्योंकि ये वीडियो एक ही पोइम से रिलेटेड है, परंतु पेपर में सारे पोइम, सारे सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो इसका राइट आंसर है अंडर द हेमलॉक ट्री। कभी उस समय हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैड गिवन द पोइट ए चेंज ऑफ मूड। कवि का मूड कैसे परिवर्तित हो गया था? किस चीज़ के कारण उसका मूड चेंज हो गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पत्तियों के गिरने से, फ्रॉस्ट के गिरने से, आइस के गिरने से, या फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो, या डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को गिरने से। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ वाला, फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो। जितने भी एमसीक्यू हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए बनाए गए हैं जो पोएम से रिलेटेड आ सकते हैं। अगला, व्हाट हैपन टू द पोइट्स ड्यूइंग अबाउट द डे। क्या हुआ था कवि का दिन के बारे में, क्या घटना हुई थी? खराब जो दिन हो गया था उसके कारण उसको क्या लगा? ही स्टॉप्ड इट्स गोइंग गुड, उसने अपना अच्छा करना रोक दिया। ही स्टॉप्ड इट्स गोइंग वर्स, उसका दिन बुरा होने से रुक गया। डिड नथिंग, स्टॉप नथिंग। तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड वाला, स्टॉप्ड इट्स गोइंग वर्स, ये इसका आंसर है। रूइंग, रूइंग माने होता है पछताना। व्हाट हैपन टू द पोइट्स रूइंग अबाउट द डे। कवि किस चीज़ के बारे में पछता रहा था? तो ही स्टॉप्ड इट्स गोइंग वर्स, उसने इसको बुरा होने से रोक लिया, ये बात थी उसमें इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। बर्फ की धूल क्या है? पार्टिकल्स ऑफ फूड, पार्टिकल्स ऑफ फ्रूट्स, पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो इसका राइट आंसर है पार्टिकल्स ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम के टाइटल को ही आपको याद रखना है, इससे ही बहुत से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। हाउ वाज द मूड ऑफ द पोइट बिफोर द स्नो फेल ऑन हिम। कवि के ऊपर बर्फ गिरने से पहले उसका मूड कैसा था, ये क्वेश्चन है। तो ग्लीफुल यानी होता है प्रसन्न, एक्सिलरेटेड ये भी खुश से रिलेटेड बात है। डाउन हार्टेड उदास था, फुल ऑफ बीन्स। तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड वाला, डाउन हार्टेड। यानी कवि
बर्फ के गिरने से पहले उदास था, परंतु बर्फ के गिरने के बाद उसका मूड चेंज हुआ और उसका मन खुश हो गया, कुछ अच्छा पॉजिटिव करने के लिए उसका मन हो गया था। तो इसके पहले ये सिचुएशन आप देख लें कि यहाँ पर बिफोर आया है या आफ्टर आया है। तो बिफोर की बात की गई है बर्फ के गिरने से पहले, तो फिर वो कभी उदास था, डाउन हार्टेड था, इस तरह की आपको सिचुएशन जरूर देखना है। व्हाट इज द राइम स्कीम इन दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस पोएम की राइम स्कीम क्या है, लय ताल क्या है। तो जो इसमें दो स्टेंजा दी गई हैं उन दोनों स्टेंजाओं को आप देखेंगे, आखिरी वर्ड को आप देखेंगे तो उसमें आपको इसका राइट आंसर मिलेगा ए बी ए बी। ये आपको याद रखना है। परंतु ये देख लें कि कौन सी लाइनें उसमें क्वेश्चन में पूछी गई हैं, लाइनों के अकॉर्डिंग राइम स्कीम बदल भी सकती है। परंतु अभी इसमें दो स्टेंजा जो हैं, दोनों स्टेंजा में आप देखेंगे तो ए बी वाली राइम आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन, हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर सिंबल्स दैट आर जनरली एसोसिएटेड विथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस पोएम से रिलेटेड कि जो हेमलॉक ट्री है, धतूरे का पेड़, और कौआ, वो प्रतीक माने जाते हैं, जनरली सामान्य तौर से एसोसिएटेड है। किस बात से वो जुड़े हुए हैं, दोनों को किस चीज़ का प्रतीक माना जाता है? पॉजिटिव इमोशंस एंड ऑस्पेक्ट्स, नेगेटिव इमोशंस एंड ऑस्पेक्ट्स, हैप्पी एसोसिएटेड ऑस्पेक्ट, नन ऑफ दीज। तो इन चारों में आपको देखना है, तो इसका राइट आंसर है नेगेटिव, नेगेटिव इमोशंस। परंतु यहाँ एक आयरनी है जिसका क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा कि वैसे जनरली बात की गई है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लें कि पोएम में हेमलॉक ट्री और क्रो को किस संदर्भ में बोला गया है और जनरली सामान्य तौर पर क्या माना जाता है। तो जनरली तो उनके बारे में थिंकिंग ये होती है कि वो नेगेटिव ऑस्पेक्ट देते हैं, तो इसका राइट आंसर है नेगेटिव इमोशंस एंड ऑस्पेक्ट्स, जनरली ये देते हैं। परंतु पोएम में उनको पॉजिटिव बताया गया है, ये आपको बात याद रखनी है, आगे क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, द पोइट यूजेज हेमलॉक एंड क्रो एज अ सिंबल ऑफ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन को समझना है कि कवि जो है हेमलॉक और क्रो को किस चीज़ का प्रतीक मानता है। ठीक है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा। तो यहाँ पर हम राइट आंसर लगाएंगे पॉजिटिव चेंज इन हिम, उसमें सकारात्मक परिवर्तन, क्योंकि वहाँ पर पोएम में जो एसोसिएशन बताया गया है, हेमलॉक ट्री जिसके नीचे वो बैठा हुआ है, कौआ आता है, बर्फ़ को गिराता है, कभी पहले से उदास था परंतु बर्फ़ के गिरने के बाद कभी खुश हो जाता है, तो उसके लिए जो वहाँ पेड़ बताया गया है, हेमलॉक ट्री जो बताया गया है, वो सब पॉजिटिव हो जाता है। प्रकृति की चीज़ें जो नेगेटिव हैं, जनरली नेगेटिव मानते हैं, उसको पॉजिटिव हो जाता है। यही बात आपको याद रखनी है। जनरली यदि पूछा जाए तो आपको नेगेटिव एस्पेक्ट आंसर देना है, परंतु यदि पोएम से रिलेटेड पूछा जाए तो पॉजिटिव चेंज की बात की जाएगी। अगला क्वेश्चन, द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम द स्टेट ऑफ। कवि का मूड चेंज हो जाता है, हैप्पीनेस टू सैडनेस, सैडनेस टू हैप्पीनेस, गुड टू बैड, हैप्पीनेस टू मोर हैप्पीनेस। तो पहले दुखी था फिर वो खुश हो जाता है, तो राइट आंसर है हमारा सैडनेस टू हैप्पीनेस। बाकी तीन में पहले खुश बताया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट ट्राई टू सजेस्ट इन दिस पोएम। कवि इस कविता में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या सजेस्ट वो कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिग थिंग्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस, बड़ी चीज़ें बड़ा परिवर्तन लाती हैं। सेकंड, बिग बिग थिंग्स कैन ब्रिंग स्मॉल चेंजेस इन लाइफ, बड़ी चीज़ें छोटा परिवर्तन ला सकती हैं। या थर्ड, स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस इन लाइफ, छोटी चीज़ें बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। या स्मॉल थिंग्स ब्रिंग्स स्मॉल चेंजेस इन लाइफ, छोटी चीज़ें छोटा परिवर्तन ला सकती हैं। तो बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है, केवल आपका थर्ड वाला आपको याद रखना है। थर्ड वाले में स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस इन लाइफ, छोटी छोटी चीज़ें बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं, ये इसमें पोएम में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, डैश लगा हुआ है, इज द रिपीटिशन ऑफ सेम कांस्टेंट, इसमें गलत लिखा है, ये कॉन्सोनेंट है, इसको आप स्पेलिंग को सुधार लें। यहाँ पर कॉन्सोनेंट यानी जो व्यंजन होते हैं हमारे, उसकी बात की गई है। तो सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द नियर बाई वर्ड्स, बगल में कोई भी शब्द दिया गया है तो उसमें ये कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है। साउंड की याद रखें, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, तो उसके रिपीटिशन को हम क्या कहते हैं? सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या एलिट्रेशन। तो इस पोएम में बहुत बार यूज किया गया है, आगे क्वेश्चन आएंगे। एलिट्रेशन इसको कहते हैं, जब सेम साउंड का रिपीटिशन होता है तो एलिट्रेशन होता है। तो फोर्थ इसका आंसर होगा। आगे देखें,
अगला क्वेश्चन ये बताया गया है, एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। एलिट्रेशन क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। जो भी मगर इसमें शुरुआत में होता है और फिर कनेक्टेड वर्ड्स रहते हैं उसमें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स हैज एलिट्रेशन। यहाँ पर पोइम से कुछ लाइनें ली गई हैं, इनमें कहाँ पर है एलिट्रेशन? तो आप देखें, ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, यहाँ कोई कॉन्सोनेंट रिपीटेशन नहीं है। द वे अ क्रो, अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड एंड सम पार्ट। तो यहाँ फोर्थ वाला आंसर आपको होगा। सेव्ड में देखें आप स, फिर सब में स, तो दो कॉन्सोनेंट का साउंड रिपीटेड हुआ है स का, तो फोर्थ वाला इसका आंसर है। एलिट्रेशन आपको देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन हैज एलिट्रेशन। यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन आ गया कि इसमें बताइए कौन सी लाइन में एलिट्रेशन है। ऑफ अ डे आई हैड रूड द वे अ क्रो अ चेंज ऑफ मूड हैज़ गिवन माई हार्ट। तो यहाँ आपको कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन फोर्थ वाले में दिखेगा। हैज, इसमें एच में ह दिया है और फिर हार्ट में एच दिया है। तो ये दो एच एच आप देख सकते हैं, नज़दीकी एक ही लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। आजकल जो क्वेश्चन आने लगे हैं एमसीक्यू में, उसमें आप खास तौर से ध्यान रखें कि उनमें जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव दिया है या उसमें नोट लग के दिया है। यहाँ देखिए हमने नोट को थोड़ा बड़ा हाईलाइट कर दिया है। आप ध्यान रखें कि सेंट्रल आइडिया क्या नहीं है, यहाँ ये बताना है क्या नहीं है, न कि ये कि क्या है। तो पहला देखें ये पोएम के बारे में, इट एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड। ये पोएम बताती है कि छोटी चीज़ें बड़ा परिवर्तन मूड में कर सकती हैं, तो ये सही बात है। वी शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन। हमको बुरी स्थितियों में भी उम्मीद होप करनी चाहिए, आशा करनी चाहिए, ये भी सही बात है। नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स हैव द एबिलिटी टू मेक वन हैप्पी एंड कम आउट ऑफ होपलेसनेस। प्रकृति और इसकी जो चीज़ें हैं वो किसी भी व्यक्ति को खुश कर सकती हैं, तो ये सभी पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये इसकी सेंट्रल आइडिया में आती हैं। परंतु फोर्थ वाला जो है वो इसके सेंट्रल आइडिया में नहीं आता है, ह्यूमन्स आर इमोर्टल, आदमी अमर हैं। तो ये तो पोएम में कोई बात की ही नहीं गई है, तो फोर्थ वाला इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, द क्रो शुक द डस्ट ऑफ द डेस्क ऑन द पोइट। कौवे ने डस्ट की, कौन सी किस चीज़ की डस्ट की कवि के ऊपर गिरा दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका आइस, फायर, स्नो या बॉल। तो यहाँ राइट आंसर है स्नो, यानी स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। टाइटल को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द क्रो वाज सिटिंग ऑन अ डस्ट ऑफ स्नो। पेड़ जो क्रो है कौआ, वो डस्ट ऑफ स्नो पर बैठा हुआ था। ये ट्रू है या फॉल्स है या कांट से नहीं कह सकते। तो यहाँ पर आप ये बात जो है वो फॉल्स है, झूठ बात है, क्योंकि ट्रू तो हो ही नहीं सकती। कौआ जो है पेड़ पर बैठा हुआ था, ट्री पर बैठा हुआ था, हेमलॉक ट्री पर, न कि डस्ट ऑफ स्नो पर बैठा हुआ था। तो ये इसका आंसर होगा फॉल्स है, ये सेंटेंस गलत है। अगला, व्हाट इज द पोएट्स स्टेट ऑफ माइंड। कवि की स्टेट ऑफ माइंड यानी दिमाग की स्थिति कैसी है कविता में? हैप्पी है वो, कंफ्यूज्ड है, डिप्रेसिव है, एक्साइटेड है। तो वो डिप्रेसिव है, निराश है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड र्यूड मीन्स। इस कविता में र्यूड शब्द का क्या अर्थ है? फेवर, होल्ड, हेल्ड इन रिग्रेट, पेरिस। तो ये आपको याद रखना है, र्यूड जो वर्ड है वो रिग्रेट, पछतावे से संबंधित है, तो थर्ड इसका आंसर है। अगला, हाउ डज द पोइट वॉन्ट टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे। कभी दिन के बाकी हिस्से को कैसे व्यतीत करना चाहता है? तो इस पर में बताया गया है, खेलते हुए, डांस करते हुए, मोनोटोनस वे में, इन यूजफुल एक्टिविटी में। तो फोर्थ इसका आंसर है इन यूजफुल एक्टिविटी, कुछ उपयोगी कार्य करते हुए वो दिन के बाकी हिस्से को कभी गुजारना चाहता है। अगला क्वेश्चन, डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सॉरी, डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। बताइए ये सच है झूठ है? तो बिल्कुल ट्रू है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही इसके पोइट हैं, उन्हीं के द्वारा ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, द आयरोनी इज सीन इन द पोइट्स यूज ऑफ इन द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस कविता में आयरोनी, आयरोनी वो लिटरेरी टर्म्स होती है जिसमें कि जो बोला गया है बिल्कुल उससे उल्टा होता है, जो बातें होती हैं उससे उल्टा होने लगता है, तो इसको हम आयरोनी कहते हैं। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इट इज़ अ मोड ऑफ स्पीच इन विच द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द what literary conveyed
ठीक है। तो यहाँ आप बता सकते हैं आयरोनी क्या है डस्ट ऑफ स्नो में। इसमें जो आयरोनी है वो डस्ट ऑफ स्नो है, हेमलॉक ट्री है, शुक डाउन, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर आपको याद रखना चाहिए हेमलॉक ट्री, क्योंकि हेमलॉक ट्री सामान्य तौर पर नेगेटिव माना जाता है उसके थॉट को, उसके बारे में, परंतु इसमें कविता में उसको पॉजिटिव बताया गया है, तो ये एक आयरोनी है, कवि ने उसको आयरोनिकली यूज किया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो रिमाइंड यू ऑफ। डस्ट ऑफ स्नो जो है वो आपको किस चीज़ की याद दिलाती है, कोल्ड की, ड्राई, ग्लूमी विंटर, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी डस्ट ऑफ स्नो है, आप बर्फ़ की जब बात आती है उसमें तो कोल्ड सीजन की भी बात होती है, ठंड का सीजन थोड़ा ड्राई भी होता है, ग्लूमी विंटर, तो ये चीज़ सभी इसके आंसर हैं। तो हमारा उदास सर्दी ग्लूमी विंटर बोलते हैं, तो फोर्थ वाला इसका आंसर होगा, यानी सभी इसमें सही हैं, तो फोर्थ आंसर होगा इसका। अगला, विच वर्ड इन द पोइम मीन रिपेंट और रिग्रेटेड। कविता में कौन से शब्द हैं जो रिपेंट और रिग्रेटेड को बताते हैं, यानी पश्चाताप करना, पछताना। तो हमको पता है ये वर्ड आप बिल्कुल याद रखें, इस पोइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूड वर्ड है जो रिपेंट और रिग्रेटेड को बताता है। अगला क्वेश्चन, हाउ वाज द पोइट स्पेंडिंग हिज डे बिफोर द चेंज ऑफ मूड। मूड चेंज होने से पहले कवि अपना किस प्रकार से दिन व्यतीत कर रहा था, प्लेइंग, डांसिंग, हैप्पीली, डिप्रेसिव। तो ये सभी तो था ही नहीं, पहले तो वो दुखी था, बाद में वो खुश हुआ जब बर्फ़ की चीज़ गिरी। तो मैंने बताया आपको बिफोर को, पहले सिचुएशन को देखना है, तो वो डिप्रेसिव था, फोर्थ इसका आंसर होगा, उदास था वो। अगला क्वेश्चन, डस्ट ऑफ स्नो इज है। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, शॉर्ट ऐसे है, शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट पोएम है, या शॉर्ट ड्रामा है। राइट आंसर है थर्ड, ये एक शॉर्ट पोएम है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सी बात सही है। डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड पोइट्स मूड। बर्फ के डस्ट ऑफ स्नो जो है उसने पोइट का मूड चेंज कर दिया था, ये सही है, ये बात सही है। क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर सिंबल्स ऑफ बैड ओमेन। कौवे और हेमलॉक ट्री बुराई का प्रतीक होते हैं, ये भी सही है। पोएट स्पेंट अ पार्ट ऑफ डे इन रिग्रेट। कभी अपना दिन पछतावे में गुजारता है, तो ये सभी सही हैं। तो इसका फोर्थ आंसर ऑल द अबव सही है। अगला क्वेश्चन, इन द एंड ऑफ द पोएम द पोएट इज। कविता के एंड में कभी क्या हो जाता है, मिजरेबल, ग्लूमी, ग्रीफ स्ट्रिकन, या पीसफुल। तो इसका राइट आंसर है पीसफुल, शांति उसके मन में आ जाती है, वो उदास था, हैरान परेशान था। अगला क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ चेंज इज मेंशन्ड इन द पोएम। कविता में किस प्रकार की चेंज की बात की गई है, वो चीयरफुल से डिस्ट्रेस होता है, ऑप्टिमिस्टिक से पेसिमिस्टिक होता है, या नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, हैप्पी टू एक्साइटेड होता है। तो राइट आंसर है थर्ड, नेगेटिव से वो पॉजिटिव हो जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द पोएट फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम के बारे में क्या कहा जा सकता है, ही वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ समथिंग। कि जो कवि के बारे में क्या कहा जा सकता है कि वो कभी डिस्ट्रेस था किसी चीज़ के कारण से, या फिर ही वॉज एबल टू रियलाइज द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, या वो प्रकृति की हीलिंग पावर को रियलाइज कर रहा था। तो ये दोनों सही हैं। ही रियलाइज दैट ही मस्ट नॉट वेस्ट द डे इन रिग्रेट। उसने रियलाइज किया कि उसे दिन को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा फोर्थ इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शुक। यहाँ शुक वर्ड आया है इस लाइन में, शुक डाउन ऑन मी। तो यहाँ पर शुक का क्या अर्थ होता है, इंथुजियास्टिक, इमोशनली और फिजिकली डिस्टर्ब, या मूव, ट्रेम्बल, वाइब्रेट, या एस्टोनिस्ड। तो शुक का जो अर्थ है, शुक डाउन ऑन मी, यहाँ पर इसका थर्ड वाला आंसर है मूव, यानी हिलाना, उसने पेड़ को हिला दिया था। तो मूव, ट्रेम्बल, या वाइब्रेट इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द क्रो फ्रॉम द पोएम। कविता में कौवे के बारे में क्या बात कही जा सकती है, क्रो वाज कॉविंग। क्रो जो है कौवा, वो काँव काँव कर रहा था, तो ये तो गलत है, कोई आवाज़ ही नहीं थी वहाँ पर। क्रो शुक द डस्ट ऑफ स्नो। कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो को हिला दिया, ये भी सही है। स्नो फेल बिकॉज ऑफ क्रो। बर्फ जो है कौवे के कारण गिरी। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा फोर्थ, बोथ 2 और 4 वाला हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सीन इन द पोएम क्लियरली। कविता में स्पष्ट रूप से क्या दिखाया जा रहा है कि कवि दुखी है, द पोएट इज सैड, इट इज़ विंटर सीजन, ये सर्दी का सीजन है, दोनों बातें सही हैं। क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर यूज एज सिम्बल्स। कौवा और हेमलॉक ट्री यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुए हैं, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव।
तो सभी आप अच्छे से समझते रहें, देखते रहें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब करें। हमारा मोनो जो है MP इंग्लिश क्लासेज आपके क्वेश्चन में दिख रहा है, इस चैनल का नाम याद रखें, मोनो याद रखें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है द मैसेज कन्वेड बाय द पोएम इज। इस कविता में क्या मैसेज कन्वे किया गया है? तो नोटिसिंग एंड अप्रिसिएटिंग ऑल द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ विल मेक अवर लाइफ हैप्पियर। छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे जीवन को हैप्पियर बना सकती हैं, सही बात है। नेचर क्योर्स एवरीथिंग, प्रकृति सब चीज़ का इलाज कर सकती है, ये भी सही है। एवरी स्मॉल एक्ट इन लाइफ कैन मोटिवेट अस। कोई भी छोटा छोटा कार्य भी जीवन में हमको मोटिवेट प्रेरित कर सकता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। अगला, इन द लाइन ऑफ अ डे आई हैड रीड डे इज। यहाँ पर आप देखें ये जो लाइन आई है ऑफ अ डे आई हैड रीड, यहाँ पर डे क्या है? ये जो बात की गई है इस लाइन में डे दिन की, तो यहाँ दिन से मतलब क्या है? द डे समटाइम बैक, कोई पुराना दिन, ये सेम डे उसी दिन की बात की गई है, प्रीवियस डे की बात हुई है, नेक्स्ट डे की। तो राइट आंसर है द सेम डे, उसी दिन की बात यहाँ पर की गई है, सेम डे की घटना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन। यहाँ पर ये हैज़ गिवन माई हार्ट, यहाँ पर कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज की गई है? तो इसको आप देख सकते हैं, याद रखें, यहाँ पर सिनेक्टोकी ये पोइटिक डिवाइस यूज की गई है, क्योंकि इसमें यदि एलिट्रेशन होता तो फिर हम एलिट्रेशन पर लगा देते, पर एलिट्रेशन ऑप्शन में नहीं है, सिनेक्टोकी दिया है, तो फिर इसी का यूज आप करेंगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल कोट फॉर द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पर जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उससे सही कोट आपको लेना है, कौन सा है निम्न में से? सही बात क्या है? पॉजिटिव चेंज कैन टेक्स प्लेस थ्रू नेगेटिव ऑल्सो। तो ये अब बताइए कि पॉजिटिव चेंज हो सकता है कोई भी नेगेटिव के बाद में, ये बिल्कुल सही है। द लिटिल थिंग कैन ब्रिंग बिग चेंज इन लाइफ, छोटी चीज़ें बिग चेंज ला सकती हैं, ये भी सही है। अगला, स्मॉल मूवमेंट्स कैन क्रिएट अ बिग डिफरेंस, छोटे छोटे क्षण भी हमको एक बिग डिफरेंस, बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो सभी बातें सही हैं, तो इसका आंसर है फोर्थ वाला, राइट आंसर है इसका। अगला, द वर्ड र्यूड इन द पोएम मीन्स सेम एज। वर्ड र्यूड का इसमें यहाँ क्या अर्थ है? हम बार बार इस क्वेश्चन को दे रहे हैं क्योंकि आपको याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। बिवेल यानी शोक मनाना, रिग्रेट पश्चाताप करना, बिटरली रिग्रेट एंड विश इट अनडन, तो ये तीनों ही सही हैं, रिग्रेट और बिवेल ही इसका अर्थ है, तो ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ इसका आंसर होगा। यहाँ देखें, इट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे मीन्स, यहाँ पर बात की गई इट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, कुछ दिन उसका अभी बच गया था, तो यहाँ क्या अर्थ है इसका? ही सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम द टास्क ही हैड, उसने कुछ दिन का समय बचा लिया था जो उसने काम किया था उससे। ही सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे टू रेस्ट, उसने बाकी दिन आराम करने के लिए बचा लिया था। ही सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे टू टॉक टू ए क्लोज फ्रेंड, उसने अपने किसी नज़दीकी दोस्त से बात करने के लिए टाइम बचा लिया था। ही सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम वेस्टिंग इट इन रिग्रेट एंड रिपेंट। तो यहाँ इस पोएम में जहाँ भी रिग्रेट और रिपेंट की बात आ जाए तो वो आप बिल्कुल आंसर लगा सकते हैं, तो फोर्थ इसका आंसर होगा। उसने अपने दिन को बचाया था वेस्ट करने से, कि फालतू के दिन गवा रहा था वो, इस पछतावे के बाद। अगला क्वेश्चन, क्रो एंड हेमलॉक ट्री हेल्प द पोएट टू। कवि और जो कौआ है और हेमलॉक ट्री है वो कवि की मदद करते हैं किस चीज़ में? चेंज हिज मूड फ्रॉम सॉरोफुल टू ग्लीफुल, उसका मूड जो है वो सॉरोफुल दुखी था वो, उससे वो ग्लीफुल हो जाता है, खुश हो जाता है, तो ये सही है। यूज रेस्ट ऑफ द डे वाइजली, बाकी दिन का हिस्सा वो बुद्धिमानी से इस्तेमाल करे, सही है। फील नेचुरल जॉय एंड एनर्जी, प्राकृतिक खुशी महसूस करे, एनर्जी महसूस करे, ये भी सही है। तो फोर्थ इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। अगला, द फॉल ऑफ स्नो चेंज्ड पोइट्स, बर्फ के गिरने से कवि में क्या परिवर्तन आया था? मूड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो पॉजिटिव से नेगेटिव उसका मूड हो गया था। मूड फ्रॉम डिप्रेस टू ग्लूमी, या निराश से और निराश हो गया था वो। मूड फ्रॉम डिस्पेयरिंग टू ब्लिसफुल, या वो निराश था तो उससे वो खुश हो गया था। या मूड फ्रॉम चीयरफुल टू वेक्स्ड, वेक्स्ड माने चिड़चिड़ाना, तो इसका थर्ड वाला आंसर सही है बिल्कुल। उसका मूड जो है डिस्पेयरिंग, वो उदास था, निराश था, उससे वो ब्लिसफुल हो गया था, खुश हो गया था। अगला, डस्ट ऑफ स्नो रिफर्स टू, डस्ट ऑफ स्नो क्या प्रदर्शित करता है? स्नोफॉल को
डर्ट ऑफ स्नो को, डर्ट माने गंदगी जो होती है, बर्फ के ऊपर गंदगी को या बर्फ का गिरना। द फाइन पार्टिकल्स ऑफ फ्लेक्स ऑफ स्नो, नन ऑफ द अबव। तो थर्ड इसका आंसर है, जो स्नो के फ्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उनको इसमें बोला गया है डस्ट ऑफ स्नो। अगला क्वेश्चन, हेमलॉक ट्री इज, हेमलॉक का जो ट्री है वो क्या है? ए पॉइजनस ट्री, ए सिंबल ऑफ डेथ, इनऑस्पिशियस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका आंसर है आपका ए पॉइजनस ट्री, ये एक जहरीला पेड़ है, तो फर्स्ट इसका आंसर है। अगला, क्रो इज अ सिंबल ऑफ, क्रो जो है कौवा, वो किसका प्रतीक है? बैड ओमेन का, सोरो का, डेथ का, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है फोर्थ। इन तीनों चीज़ों को कौवा सिंबल करता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस इज सीन थ्रू आउट द पोएम, पूरी पोएम में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? ऑनोमोटोपिया, मेटाफर, इंजम्पमेंट या सिमिली। तो दो स्टेंजा जो दी हैं उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उस दोनों स्टेंजा में फुल स्टॉप या कोमा नहीं दिखेगा। तो जहाँ पर फुल स्टॉप या कोमा नहीं दिखता है तो वो हमारी पोएटिक डिवाइस होती है इंजम्पमेंट, यानी थर्ड इसका आंसर है इंजम्पमेंट, इसको बोलते हैं। यानी इसमें कंटिन्यूएशन होता है विदाउट एन एक्सपेक्टेड पॉज, बिना किसी एक्सपेक्टेड पॉज के, कोमा नहीं मिलेगा आपको, इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो फुल स्टॉप बिल्कुल आखिरी में आता है। तो इस पोएम में इंजम्पमेंट पोएटिक डिवाइस है, याद रखें आप। अगला क्वेश्चन, विच इज द राइम स्कीम ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। यहाँ पोएम में आप राइमिंग स्कीम बताइए, कौन सी राइमिंग स्कीम है? मैंने आपको बताया था पहले, जनरली इस पोएम में दो स्टेंजा है जिसमें कि ए बी पोएटिक राइम है, पर यह आप देख लें कि लाइन जो आई हैं उसमें किस क्रम में आई हैं, तभी उसके हिसाब से बनेगी। तो आप देख सकते हैं, स्नो यानी ए, ट्री यानी बी, हार्ट ये आपकी सी हो जाएगी, मूड, अब आप देखें यहाँ पर ए बी सी, सी के बाद में ये डी, मूड भी अलग आ रहा है। फिर पार्ट, हार्ट और पार्ट, यहाँ आप देखें हार्ट और पार्ट, तो ये हमारी मिल गई। तो फिर से हमारे पास सी हो गया, और फिर र्यूड, मूड और र्यूड, और ये डी हो गया। यहाँ तो हमारा फोर्थ इसका आंसर होगा ए बी सी डी। ये लाइन के हिसाब से चेंज हो गया है, ये आपको देखना है। स्नो, ट्री, हार्ट, मूड, पार्ट, र्यूड। चलिए 49 देखिए, विच इज़ द राइम स्कीम ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। इन लाइनों में कौन सी राइम स्कीम है आप बताइए। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। तो इसका आप ये देखेंगे तो यहाँ देखिए क्रो यानी ए, शुक डाउन ऑन मी ये बी हो गया, स्नो, क्रो और स्नो सेम साउंड है तो ये ए हो गया, और फिर मी ट्री ये हो गया बी। तो ये सेम अलग अलग सेपरेट स्टेंजा की बात होगी तो हमारा ए बी इसका हो जाएगा, तो थर्ड इसका आंसर होगा। अगला आखिरी क्वेश्चन, द पोएम शोज द पावर ऑफ नेचर। कविता जो है वो दिखाती है प्रकृति की किस ताकत को? सोर्नफुल वाली, हीलिंग, डिप्रेसिंग या रिफ्रेशिंग। तो हीलिंग पावर जो नेचर में होती है वो किसी भी दुख को ख़त्म कर देती है प्रकृति, घाव भरने की क्षमता, कैपेसिटी नेचर में होती है। कैसे भी दुखी व्यक्ति को, दुखी स्थिति को वो पॉजिटिव बदल देती है, सुख में बदल देती है। तो ये इस पोएम में बताया गया है। तो हीलिंग पावर ऑफ नेचर की बात इसमें की गई है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। इस पोएम से रिलेटेड और भी आपके जो सिलेबस के चैप्टर हैं उन सब की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर आप देखें। थैंक यू।